यह समाचार बांग्लादेश में हाल ही में हुई राजनीतिक उथल पुथल और उसके बाद की स्थिति को लेकर है। आइए इस खबर का विश्लेषण करें। मुख्य घटनाएं, एक तख्तापलट और शेख हसीना का देश छोड़ना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को तख्तापलट के कारण सत्ता से हटना पड़ा और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। यह तख्तापलट देश में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सरकारी नीतियों के खिलाफ असंतोष का परिणाम हो सकता है। शेख हसीना की सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सुधारों पर बदलाव किए, जिसके कारण व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों और तख्तापलट के बाद देश में अराजकता की स्थिति बन गई। 2 मोहम्मद यूनुस का अंतरिम सरकार का प्रमुख बनना। तख्तापलट के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया। यह दिखाता है कि बांग्लादेश में नई सरकार की स्थापना के लिए अस्थायी उपाय किए गए हैं। 3 संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। यह पहली बार है जब बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी जा रही है। यह टीम प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं की जांच करेगी, जिसमें शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और बाद की घटनाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि बांग्लादेश में बदलाव का यह दौर मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इससे पहले भी इन देशों में भेजी गई संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम। संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी कई देशों में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। ये टीमें आमतौर पर मानवाधिकार उल्लंघनों, युद्ध अपराधों या गंभीर संकट की स्थिति में भेजी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। 1 रवांडा 1994। स्थिति रवांडा में 1994 में हुए जातीय जनसंहार रवांडान जेनोसाइड के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा ICTR की स्थापना की। उद्देश्य आयोग का उद्देश्य जनसंहार के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना और घटनाओं की पूरी जांच करना था। 2 सर्बिया और क्रोएशिया 1990। स्थिति युगोस्लाविया के युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर युगोस्लाविया ICTY की स्थापना की। उद्देश्य ICTY का उद्देश्य युद्ध अपराधों, जातीय सफाई और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करना और दोषियों को न्याय दिलाना था। 3 सीरिया 2011 से 2021। स्थिति सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए विभिन्न जांच आयोग और फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे। उद्देश्य इन टीमों का उद्देश्य युद्ध अपराधों जैसे कि रासायनिक हमलों और नागरिक हत्याओं की जांच करना था। 4 म्यांमार 2017। स्थिति म्यांमार में रोहिंग्या संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग भेजा, जो 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने के लिए था। उद्देश्य आयोग का उद्देश्य उत्पीड़न और जातीय हिंसा के अपराधियों को पहचानना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना था। इन उदाहरणों से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग टीमें विभिन्न देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों, युद्ध अपराधों और अन्य गंभीर मुद्दों की जांच करने के लिए भेजी जाती है। इन मिशनों का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को घटनाओं की सच्चाई से अवगत कराना होता है। संभावित प्रभाव और चिंताएं। 1 बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता। तख्तापलट के बाद देश में जो अस्थिरता पैदा हुई है, वह देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को कमजोर कर सकती है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय हो सकती है, खासकर जब बांग्लादेश का स्थान दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण है। 2 मानवाधिकार उल्लंघन की जांच। संयुक्त राष्ट्र की टीम का आना और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना बांग्लादेश की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर कर सकता है। इससे बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। 3 मोहम्मद यूनुस की भूमिका। मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति से अंतरिम सरकार को एक नैतिक आधार मिल सकता है। हालांकि उनका कार्यकाल और उसका प्रभाव अभी अनिश्चित है। सारांश। बांग्लादेश में तख्तापलट, शेख हसीना का अपदस्थ होना और उसके बाद की घटनाएं देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम की जांच से स्थिति और जटिल हो सकती है, लेकिन यह बांग्लादेश में एक मानवाधिकार केंद्रित और समावेशी शासन की ओर बढ़ने का अवसर भी हो सकता है। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पारदर्शिता पर कई सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम का बांग्लादेश जाकर जांच करना भी सवालों के घेरे में आ सकता है।
क्योंकि जिस बड़ी ताकत ने साजिशों के तहत शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर किया है, वह ताकत उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम की जांच को भी प्रभावित कर सकती है। मुझे लगता है कि शेख हसीना के सामने बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हसीना की अस्तित्व को इस कदर मिटाया जाए कि वह कभी वापस राजनीति में न आ सके। यह सब तब हुआ जब उनके बेटे ने ऐलान किया कि शेख हसीना दोबारा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले उनके बेटे ने कहा था कि वह अब राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन जब किसी देश से उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी राय बदल दी। इसलिए शायद अब हसीना की अस्तित्व